स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। खबर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सीमांचल आए हुए थे। सीमांचल के कटिहार यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से जम करके निशाना साधा है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी जवाब दिया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने गलती से 2 बार तेजस्वी को मौका दिया था, दोनों बार उसने गड़बड़ी की, हम लोग कभी इधर उधर नहीं करेंगे, अब बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी से गठबंधन सब दिन बना रहेगा। वहीं पर उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान के लिए हमने बहुत काम किया है। पहले मुस्लिम समाज के लोग भटक जाते थे लेकिन अब सब साथ है। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से यानी कि कल से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं। इसकी चर्चा बिहार के सियासत में काफी ज्यादा हो रही है। वहीं पर इस यात्रा को लेकर के जेडीयू असहज महसूस कर रही है। वहीं पर आज सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि मुसलमान भी उनके साथ है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में किसी को भी किसी तरीके की परेशानी होती है तो फिर उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। सब कुछ किया जाएगा। पूरे इलाके के साथ साथ पूरे राज्य का विस्तार कर रहे हैं। वहीं पर आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले क्या हालात थी, हम लोग जब सरकार में आए थे तो उससे पहले प्रदेश में कुछ होता था क्या, जब पहले क्या बजट था, अभी हम लोग कितना काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए हम लोग आज कितना स्कूल बना रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। ये बातें सीएम नीतीश कुमार ने कटिहार में कही है। दोस्तों बिहार के मौसम में काफी बदलाव दिख रहा है। कभी तापमान में कमी तो हो रही है तो कभी बढ़ोतरी। जब तापमान में ये उतार चढ़ाव आज भी देखने को मिलेगा। जब कुछ जिलों में आज भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। जब आपको बता दूं कि आज 17 अक्टूबर को बिहार के 12 जिलों में बारिश वाले बादल मंडरा सकते हैं और कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। अन्य सभी जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं पर शाम को आंशिक बादल दिख सकते हैं लेकिन बारिश नहीं होगी और शाम को हल्की ठंड भी महसूस हो सकती है। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि बिहार में 3 से 4 दिनों तक उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव बना रहेगा। आज पटना सहित आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही बने रहने के साथ उत्तर पूर्वी भागों के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और फिर दक्षिण पूर्वी भागों के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। हालांकि ये संभावना बेहद कम है। बचे हुए सभी जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। दोस्तों बिहार के कुछ इलाकों में लेम फीवर यानी कि लंगड़ा बुखार के मामले सामने आए हैं। जब इस लंगड़ा बुखार के कारण पैरों में दर्द होता है, ऐसे में चलने में परेशानी महसूस होती है, इस वजह से इसको लंगड़ा बुखार कहते हैं। जिन इलाकों में लंगड़ा बुखार के केस सामने आए हैं वहाँ डेंगू, मलेरिया और फिर चिकनगुनिया भी फैला हुआ था। हालांकि लंगड़ा बुखार के संक्रमित मरीजों में डेंगू, मलेरिया और फिर चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हो रही है। लंगड़ा बुखार क्यों फैल रहा है इसकी जाँच की जा रही है, यानी कि स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इस बीच ये जानना भी बेहद जरूरी है कि लंगड़ा बुखार होता है कैसा, यानी कि ये कैसा बुखार होता है, इसके लक्षण और बचाव के तरीके क्या हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दूं कि एक्सपर्ट बताते हैं कि इस बुखार में एड़ियों में सूजन आ जाती है और घुटनों में भी दर्द होता है। इसके साथ ही बहुत तेज फीवर भी होता है। इस बुखार के अधिकतर लक्षण चिकनगुनिया की तरह ही होता है, लेकिन ये चिकनगुनिया से काफी अलग है। इसमें चिकनगुनिया की तुलना में पैरों में काफी तेज दर्द हो रहा है। जब मरीज को रिकवर होने में 2 सप्ताह तक समय लग जाता है। इस बुखार से पीड़ित मरीजों के पैरों में दर्द इतना तेज होता है कि चलने में भी काफी परेशानी होती है। हालांकि इसके कोई गंभीर लक्षण नजर नहीं आते हैं, लेकिन पैरों में दर्द के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। दोस्तों बिहार में एक सप्ताह में मौसम में बदलाव जारी है। रात में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी अंतर चढ़ गया है। मौसम के इस बदलाव से लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सदर अस्पताल की ओपीडी और फिर काउंटर पर भी भीड़ बढ़ने लगी है। सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में 20 से 25% तक की वृद्धि हो रही है। इसमें सर्दी, बुखार, खांसी और फिर जुकाम के मरीज अधिक हैं। उधर डेंगू के लगातार नए केस मिलने से भी लोगों में डर बना रहता है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि अस्पताल में आवश्यक दवाएं और उपकरण उपलब्ध है और हर संभव मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जहाँ वहीं पर दवा काउंटर भी आपाधापी देखी गई। कतार में लगे लोगों में बकझक होती रही। कतार के बाहर से लोगों को पहले दवा लेने का आरोप भी लगाई गई। जहाँ मरीजों के परिजन हल्ला मचाते रहे। हालांकि अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को समझा बुझा करके शांत किया है। वहीं पर सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया है कि मौसम में बदलाव के कारण लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि वे बीमार हो जाते हैं। ऐसे मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खान पान को भी
बेहतर करने की जरूरत है। खाने में पौष्टिक आहार को भी शामिल करना चाहिए। इस मौसम से बचने का तरीका कुछ है जो हम आपको बताने वाले हैं। वह है रात में गर्म पानी पिएं, सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने, खांसी और जुकाम से बचाव के लिए मास्क पहने, साफ सुथरा रहने के लिए हाथ धोएं, स्वस्थ भोजन खाएं और पर्याप्त पानी पिएं। एसी का कम से कम प्रयोग करें। डेंगू से बचाव के लिए फुल बाह का शर्ट पहने, आसपास पानी का जमाव न होने दें। कूलर का उपयोग कर रहे हैं तो फिर उसके पानी को बदलते रहें। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं। अब इसको लेकर के बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इस यात्रा को लेकर के पूछे गए सवाल पर कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। गिरिराज सिंह ने घोषणा की है कि 18 अक्टूबर को वे भागलपुर से 5 दिन की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलेंगे। 22 अक्टूबर को किशनगंज में इसका समापन होना है। जब कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह ने कहा था कि किशनगंज सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, जब भले ही उनकी जमानत जब्त हो जाती। जब बेगूसराय से फिर जीते, गिरिराज सिंह ने कहा था कि अभी तक वे जाति विशेष की सीट से जीतते रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि वे हिंदू बनकर के किशनगंज से चुनाव लड़े। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल से पटना में पत्रकारों ने पूछा कि गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर के विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही इन लोगों ने जाति धर्म की राजनीति शुरू कर दी है। इस पर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि अब इस पर हमें कुछ बता नहीं सकता हूं कि कौन सा यात्रा और फिर कैसी यात्रा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों, बिहार पुलिस और भी स्मार्ट होने जा रही है। जब बिहार पुलिस के सभी आईओ को लैपटॉप और स्मार्टफोन का पैसा बिहार सरकार देगी। जब नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। जब 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रावधान के तहत इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के इस्तेमाल की विधिवत अनिवार्यता के चलते बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये राशि उन्हें प्रतिपूर्ति के माध्यम से उनकी खरीद के आधार पर दी जाएगी। जब इसके तहत लैपटॉप के लिए 60,000 जबकि मोबाइल के लिए 20,000 रुपए मिलेंगे। जब इस योजना पर 190 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जब पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर ही जांच का ज्यादातर काम करते हैं और फिर केस के आईओ होते हैं। ऐसे में करीब 25,000 दारोगाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन का पैसा सरकार देगी। दरअसल 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू किए जाने के बाद पुलिस का डिजिटल कामकाज बढ़ गया है। तलाशी जब्ती से लेकर के बयान लेने तक का वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है, जिसको देखते हुए सभी आईओ को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह को धमकी दी है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव नीतीश पर भी जमकर के बरसे। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। अपने दूसरे चरण की यात्रा के लिए पटना से रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर कोई बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम की बात होगी तो वे और उनकी पार्टी आरजेडी चुप नहीं बैठेंगी। तेजस्वी यादव ने बिहार के 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के कहा कि इसमें से 3 सीट पर तो हम लोगों की जीत थी, इस बार 4 सीट जीतेंगे, जिस हिसाब से सरकार नकारात्मक काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अपनी यात्रा के दौरान अपने पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और आगामी चुनाव में पार्टी कैसे बेहतर परफॉर्मेंस करे इस पर पहल की जाएगी। इसके बाद हम पब्लिक के बीच जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे जाने के बाद कोई काम नहीं हो रहा है। 3.5 लाख वैकेंसी प्रक्रियाधीन थी, अभी तक लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2012 के बाद से अब तक बिहार में स्थिर सरकार नहीं है। हम लोगों के बीच जाकर के अपील करेंगे कि आप लोग देख लीजिए, स्थिर सरकार नहीं है। विकास के लिए स्थिर सरकार बहुत जरूरी है। ये डबल इंजन की सरकार बिहार में सिर्फ वोट लेने का काम करती है, काम कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों, बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसुराज ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने तराड़ी विधानसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। ऐलान करते वक्त बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह तराड़ी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। नाम का ऐलान होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह ने कहा कि अब तक समाज से लिया है, अब समाज के लिए कुछ करने का समय है। इसी विश्वास के साथ चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। इस चुनाव में जनसुराज अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली पहली पार्टी है, जबकि अन्य दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। जब प्रशांत किशोर ने इससे पहले 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी की घोषणा की थी, जब बिहार की रामगढ़, तराड़ी, इमामगंज और बेलागंज सीटों के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को हुई। ये सभी सीटें इस साल की शुरुआत में विधायकों के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हो गई थी।
दोस्तों बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से शुरू हो चुका है, जहाँ जैसे सरकारी दफ्तरों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, वो भी जल्द ही। ऐसे में जहाँ कुछ लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं तो वहीं पर कई लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर की मदद से बिजली का भुगतान पहले ही किया जाएगा, जिससे बकाया राशि का भुगतान सुलझाने में आसानी होगी। सरकारी विभागों में भी इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी सभी अधिकारी अलर्ट पर हैं और फिर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि समय पर मीटर लग जाए। जब विभागों में सेंट्रलाइज पेमेंट की सुविधा भी लागू की गई है ताकि भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू रूप बनाया जा सके। आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कुल 1,87,640 बिजली कनेक्शनों पर 1455 करोड़ 89 लाख रुपए बकाया है, जिसे अब जल्द ही स्मार्ट मीटर से नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर योजना के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी लापरवाही न हो और सभी को इसका पालन करना अनिवार्य हो। सरकार ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है ताकि स्मार्ट मीटर लगाने का काम सही ढंग से पूरा हो सके। अगले महीने तक अधिकांश सरकारी विभागों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही ये योजना बिहार में बिजली वितरण प्रणाली को और भी अधिक पारदर्शी और फिर कुशल बनाने की दिशा में और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे के दौरान वंशावली एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसका उपयोग भूमि मालिकाना हक और फिर संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जब वंशावली में इस परिवार और या फिर वंश का विवरण होता है जिसने उस भूमि पर अधिकार प्राप्त किया है। आपको बता दूं कि अगर जमीन का मालिक जीवित है तो फिर बिहार भूमि सर्वे में वंशावली की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। वंशावली बनाने के लिए प्रपत्र 3-1 को सादे कागज पर तैयार करना होगा। इस प्रपत्र में वंशावली की सही जानकारी लिखनी होगी। वहीं पर वंशावली बनाने के लिए प्रपत्र 3-1 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट या बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं पर वंशावली बनाने के लिए प्रपत्र 3-1 को किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या फिर जनप्रतिनिधि से सत्यापन करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर अगर रैयत की बहनें हैं तो उनका नाम वंशावली में शामिल करने की करना जरूरी है। इसको लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश दे दिया है। वहीं पर वंशावली बनाने के लिए किसी से कोई पैसा नहीं देने हैं, या अगर कोई पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत जिला प्रशासन से की जा सकती है। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र में चोरी की एक अनोखी घटना सामने आई है। जहां आपको बता दूं कि यहां पर शाहबाजपुर कोठी पंचायत के ग्रामीणों को उस वक्त चौंकना पड़ा जब उन्होंने देखा कि उनके इलाके का ट्रांसफार्मर रातों रात गायब हो चुका है। यानी कि ट्रांसफार्मर की चोरी। कुछ अज्ञात चोरों ने आधी रात को बिजली की सप्लाई बंद करके ट्रांसफार्मर को खोल करके चुरा लिया, जिससे पूरे गाँव के करीब 300 घरों में अंधेरा छा गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस घटना का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीण सुबह जागे और बिजली न होने पर जांच की तो पाया कि ट्रांसफार्मर अपनी जगह पर नहीं था। या चोरों ने इतनी चतुराई से इस घटना को अंजाम दिया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। या चोरों ने पहले बिजली की लाइन काटी ताकि किसी को शक न हो और फिर ट्रांसफार्मर को खोल करके भाग निकले। इस दौरान ट्रांसफार्मर के कुछ हिस्से जैसे कि कवर और फिर अन्य उपकरण मौके पर ही छोड़ दिया गया, जिससे ये साफ हो गया है कि चोरों ने पूरी तैयारी के साथ इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों गिरिराज सिंह के द्वारा 18 अक्टूबर से बिहार में निकाले जा रहे हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के सियासत गर्म हो गई है। जब विपक्षी दल राजद और फिर कांग्रेस के द्वारा ऐतराज जताए जाने के बाद अब भाजपा के सहयोगी दल जदयू और लोजपा ने भी नाराजगी जताई है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए संविधान की शपथ का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम हो रहा है। नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार में किस धर्म के लोगों के साथ कोई भी परेशानी होती है तो अपने माता पिता की सेवा करने के लिए नीतीश कुमार के नाम पर चल पड़ते हैं। वहीं पर बिहार के लोग पहले से जगे हुए हैं और उनको जगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सरकार सीमांचल में हिंदू हो या मुसलमान हो, सबों के लिए एक जैसा काम कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमांचल क्षेत्र में विकास कार्यों की एक मजबूत नींव रखी है। वहीं पर जेडीयू के अलावा एनडीए की एक और सहयोगी पार्टी लोजपा के सांसद अरुण भारती ने कहा कि भाजपा को हिंदू धर्म के अंदर मौजूद जाति व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में भी अभी भी जातिगत भेदभाव मौजूद है और भाजपा को इस समस्या को भी सुलझाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि SC/ST समुदाय के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि सभी हिंदू भाई बहन एकजुट हो सके।
दोस्तों, बिहार में पैक्स चुनाव किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कृषि क्षेत्र में विकास और ऋण सुविधाओं को सुनिश्चित करने में मदद करती है। बिहार के सभी जिलों में पैक्स चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार पैक्स का चुनाव 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच अलग अलग चरणों में होगा। जब निर्धारित तिथि पर सुबह 7 बजे से शाम साढ़े 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जब विभिन्न पर्व त्योहारों के अवकाश को देखते हुए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से पैक्स चुनाव का कार्यक्रम तय किया गया है। दोस्तों, जमीन सर्वे में कैथी लिपि को लेकर के बड़ी दिक्कत आ रही थी। अब नीतीश सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। आपको बता दूं कि बिहार में 20 अगस्त से ही जमीन सर्वे का काम चल रहा है। करीब 2 महीने होने को है। जब जमीन सर्वे के दौरान कई तरीके की परेशानियां भी आ रही है, जिनमें से एक कैथी लिपि भी है। अब कैथी लिपि को लेकर के हो रही समस्या से निजात पाने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने एक बैठक की, इसमें बड़ी जानकारी दी है। दरअसल कई जिलों में सर्वे के काम में तेजी नहीं आ रही है। इसकी बड़ी वजह कैथी लिपि मानी जा रही है। जो पुराने खतियान हैं, जो उसको पढ़ने समझने में दिक्कतें आ रही है, लेकिन अब ये समस्या दूर हो जाएगी। राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग ने कैथी पढ़ने वाले विशेषज्ञों की मदद ली है। ये विशेषज्ञ जिलों में जाकर के सर्वे कर्मियों को कैथी लिपि का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले उन जिलों से की गई है जहाँ पुराने खतियान के आधार पर राष्ट्र से संबंधित सारे कार्य होते हैं। अब विभाग ने निर्णय लिया है कि इस लिपि को समझने के लिए सर्वे कर्मियों को एक किताब दी जाएगी। ये पुस्तिका अमीन, कानूनगो, शिविर प्रभारी के अलावा राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारियों, अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं एवं अपर समाहर्ताओं के बीच बांटी जाएगी। साथ ही इसे सर्वे निदेशालय की वेबसाइट और फिर विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड किया जाएगा। साथ ही अखबारों में पूरे 1 पेज का विज्ञापन भी दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को कैथी में लिखे गए अपने दस्तावेजों को समझने में सहूलियत हो सके। बिहार के दरभंगा से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। दरभंगा में शादी का झांसा देकर के प्रेमिका के साथ 3 वर्षों तक गलत काम करने के मामले में फरार चल रहे बिहार पुलिस के सिपाही को लहरियासराय थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिपाही फिलहाल गोपालगंज जिला पुलिस बल में तैनात है। इसके खिलाफ प्रेमिका ने दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपी उसके साथ शादी का झांसा देकर के 3 सालों तक गलत काम किया। जब उसे बिहार पुलिस में नौकरी लग गई, तब आरोपी सिपाही ने लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। जब वहीं पर शादी का प्रलोभन देकर के गलत काम करता था। जहां प्रेमिका ने 28 अगस्त 2024 को लहरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि एपीएम थाना क्षेत्र के थलवारा निवासी बच्चा लाल राम के पुत्र अर्जुन कुमार के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। जहां उस दौरान आरोपी सिपाही शादी का झांसा देकर के लड़की के साथ गलत काम करता रहा। इस बीच आरोपी प्रेमी अर्जुन को बिहार पुलिस में नौकरी लग गई। जब नौकरी लगते ही उसका मन बदल गया और उसके बाद उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। फिर काफी समझौता के प्रयास के बाद भी उसने शादी नहीं किया, तो फिर उसके खिलाफ लहरियासराय में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी सिपाही लगातार फरार रहने लगा। पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान वह आज अचानक केस के अनुसंधान को लहरियासराय थाने में के पास नजर आ गया। नजर पड़ते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसको शादी करा दी। दोस्तों, नीतीश कैबिनेट की कल अहम बैठक हुई है, जिसमें से 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। 22 एजेंडों पर। आपको बता दो कि मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे चली कैबिनेट बैठक खत्म हो गई और इसमें करीब 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। जब आपको बता दो कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस को हाईटेक बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अब बिहार पुलिस के जवान लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस होंगे, जो आपको पहले भी इस वीडियो में खबर बताया गया है। वहीं पर गंगा की गाद की सफाई के लिए नई पॉलिसी लाई गई है। जो वहीं पर बिहार सरकार ने बिहार नियमावली 2024 की स्वीकृति दी है। ई नीलामी की पूरी प्रक्रिया 15 दिन के अंदर होगी। नए प्रावधान के तहत गाद की सफाई के लिए पर्यावरण स्वीकृति लेनी होगी। इसके लिए सरकार किसी एजेंसी या और अधिकारी को प्राधिकृत की जाएगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह के पास कोई काम नहीं है, इसलिए ये हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में जनता ही उन्हें जगा देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार का सारा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। केंद्र सरकार के बाकी मंत्रियों के पास कोई काम नहीं रहता है, ये सब बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकती है। शिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे जनता से जुड़े हैं। भाजपा इनके बारे में नहीं बोलेगी। उसके नेता नफरत फैलाने वाले विषयों को उठाते हैं, या दंगा कराने का प्रयास करते हैं। हिंसा फैलाना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। यह तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। सभी सीटों पर हमारे गठबंधन की जीत होगी। जहां तक झारखंड का प्रश्न है, इस बार भी वहां हम लोगों की सरकार बनेगी। झारखंड सरकार में राजद भी शामिल होगी।
दोस्तों बिहार सरकार ने जमीन को लेकर के एक रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग के माध्यम से पता लगाया गया है कि किस जिले में जमीन के मामले में क्या स्थिति है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में अररिया जिला सबसे निचले पायदान पर है। जमीन संबंधित मामले को सुलझाने में अररिया जिला के डीएम को ये रैंकिंग दी गई है। ये स्थिति तब है जब मकर जाल की तरह उलझे और नासूर बन चुके भूमि विवादों से जिले की धरती लाल हो रही है। आपको बता दें कि भूमि विवादों के कारण अक्सर खूनी संघर्ष होते हैं, जबकि प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर जमीन विवाद को सुलझाने को लेकर के जनता दरबार का भी आयोजन हो रहा है। इसके बावजूद भी जमीन विवाद के मामले कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल की घटनाओं पर गौर करें तो अररिया महलगांव थाना क्षेत्र के बागनगर पंचायत के पोखरिया गांव में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा हटाने गई पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। घटना में 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जबकि कई पुलिस वाले चोटिल हो गए। इसके अलावा हमेशा मारपीट की घटना अक्सर रहती है जमीन मामले को लेकर के। आपको बता दें कि थाना से लेकर के कोर्ट तक जमीन विवाद के मामले में मामले की भरमार है। जब थानों में दर्ज होने वाला 80% मामले की जड़ में भूमि विवाद की वास्तविक कारण रहता है। डीएम और एसपी से समस्याओं को लेकर के मिलने वाले अधिकार लोग भूमि विवाद की निपटाने के लिए अपने मामलों को लेकर के आते हैं। दोस्तों बिहार में एक झोला छाप डॉक्टरों ने फिर से यूट्यूब वीडियो देख करके ऑपरेशन किया, उसके बाद फिर जान चली गई। जहां आपको बता दें कि मामला बिहार के रोहतास जिला का है। ये बड़ी खबर रोहतास से है। रोहतास जिले की काराकाट गोराड़ी में स्थित मां इमरजेंसी नर्सिंग होम में बीते शनिवार को एक झोला छाप डॉक्टर के किए गए असफल ऑपरेशन के कारण मां और उनके नवजात बच्चे की जान चली गई। इस घटना से नाराज परिजनों ने हंगामा किया और डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराई। स्वास्थ्य विभाग ने 15 अक्टूबर को छापेमारी करके मां इमरजेंसी नर्सिंग होम को सील कर दिया। जानकारी के अनुसार बघेला थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव निवासी दशरथ पासवान की पतोहू और जितेंद्र कुमार की पत्नी ममता देवी को परसों के लिए 11 अक्टूबर को गोराड़ी स्थित मां इमरजेंसी नर्सिंग होम लाया गया था। वहां एक झोलाछाप डॉक्टरों ने यूट्यूब पर वीडियो देख करके ऑपरेशन करने की कोशिश की, जिससे 12 अक्टूबर को मां और बच्ची दोनों की जान चली गई। स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए सबसे पहले मां इमरजेंसी नर्सिंग होम को सील कर दिया है, जहां यह हादसा हुआ था। दोस्तों हरियाणा और कश्मीर विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब आगामी चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाला है। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 1 चरण में और फिर झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। 2 विधानसभा में चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही सांसद पप्पू यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग और फिर उसकी आका बीजेपी का 1826 दिन में सिर्फ एक चुनाव का वादा उल्लू बनाने का खेल खेला है। सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से अपनी संवैधानिक स्वायत्तता गिरवी रख दी है। उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का पूर्ण रूप से गुलाम बताया है। साथ ही साथ कहा कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान हुआ और झारखंड में मतदान 13 नवंबर को है। जब मतलब मात्र 38 दिनों में दूसरे राज्यों में वोट होगा। पप्पू यादव ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग और उसकी आका बीजेपी का 1826 दिन में सिर्फ एक चुनाव का वादा उल्लू बनाने का खेल है। जब चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 1 चरण में मतदान होगा। जब चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं झारखंड में 13 नवंबर और फिर 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। झारखंड चुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं पर बिहार की 4 विधानसभा सीट पर भी 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। दोस्तों बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। जब शिक्षक संघ ने सरकार को चेताया है। हम आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई हस्तांतरण नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन अब बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है। जब शिक्षक संघ ने कहा है कि सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो नई नीति बनाई है उसे राज्य में शिक्षा व्यवस्था चरमराई जाएगी। इसलिए तत्काल सामूहिक तबादले पर रोक लगाई जाए और नई नीति की गड़बड़ियों को दूर किया जाए। जब बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और फिर महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। शिक्षक संघ ने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति में ढेर सारी गड़बड़ी है। नई नीति के मुताबिक राज्य के 30 जिलों की पुरुष शिक्षकों को अपने गृह अनुमंडल को छोड़ करके उसी जिले में पदस्थापित करने का फैसला किया गया है। लेकिन बाकी 8 जिले के शिक्षकों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। 8 जिलों के शिक्षकों को जिला बदल करने की सजा क्यों दी जा रही है? दोस्तों बिहार में 8000 कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसको लेकर के श्रम संसाधन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी हो रही है। ये केंद्र
विभाग के अधीन संचालित किए जाएंगे, जहां पर युवाओं को कौशल विकास करने के बाद इंटर्नशिप भी उपलब्ध होगी। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के तहत बिहार कौशल विकास मिशन और फिर सेक्टर स्किल काउंसिलिंग के बीच पहले ही इकरारनामा हो चुका है। इसके अनुसार बिहार में 20 लाख युवाओं को बाजार आधारित मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। मिल रही जानकारी के अनुसार सभी प्रखंड मुख्यालयों में कौशल विकास केंद्र का संचालन अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी ऐसे 2654 प्रखंड है जहां कौशल विकास केंद्र नहीं है। ऐसे प्रखंड मुख्यालयों में दिसंबर तक कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। ऐसे प्रखंडों के युवाओं को दूसरे प्रखंडों में जाकर के प्रशिक्षण लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब वहां भी कौशल विकास केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। दोस्तों, बिहार सरकार के कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन मिल जाएगा। आपको बता दूं कि दीपावली के पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन मिल जाएगा। इन कर्मचारियों में सचिवालय से लेकर के मुफस्सिल तक में तैनात कर्मचारी शामिल हो रहेंगे। हालांकि इस संबंध में वित्त विभाग के आदेश का अभी इंतजार है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवम्बर के पहले सप्ताह तक धनतेरस, दीपावली और फिर महापर्व छठ जैसे त्योहार है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि दीपावली फीकी नहीं होगी। वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार होली और दीपावली पर्व के पहले बिहार सरकार हर साल वेतन मद की राशि जारी कर देती है। वैसे भी दीपोत्सव अक्टूबर की आखिरी तारीख को है और सामान्य तौर पर 29 से 30 को सरकारी कर्मियों को वेतन उनके बैंक खाते में चला जाएगा। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार आने वाला है और किसानों की खुशी को दुगना करने के लिए बिहार सरकार की ओर से किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा दिए जाने का फैसला किया गया है। इसको लेकर के अधिकारियों को जल्दी से जल्दी मुआवजा राशि किसानों को दिए जाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी किसान मुआवजा राशि से वंचित न रहे। ऐसे में बिहार के सभी पात्र किसानों को मुआवजा राशि का वितरण दीपावली से पहले कर दिया जाएगा। इस साल अधिक बारिश और बाढ़ से किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुँचा। इसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से उनके नुकसान की भरपाई की जा रही है। जहां प्रदेश की यानी कि बिहार के किसानों को मुआवजा की राशि का वितरण किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में अनाधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि बिना आदेश के कई संस्था के प्रतिनिधि व्यक्ति माइक और कैमरा आदि को लेकर के विद्यालय परिसर में जाकर के शैक्षिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इससे छात्रों और फिर शिक्षकों को सुरक्षा के साथ साथ अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से जारी निर्देश में आदेश में कहा गया है कि स्कूल में अनाधिकृत लोगों के जाने से बच्चों की पढ़ाई पर भी बाधा पहुँच सकती है। ये व्यवधान विद्यार्थियों के सीखने और पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास बाधित हो सकता है। इसीलिए सरकारी स्कूल में अनाधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के टीचर को भी मीडिया से बातचीत करने पर रोक लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में केवल प्रधानाध्यापक ही मीडिया से बातचीत के लिए अधिकृत होंगे। अन्य कोई भी शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे। दोस्तों, बिहार में बिजली का रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। जहां आयोग ने कंपनियों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यानी कि आयोग ने कहा है कि बिहार में बिजली का रेट नहीं बढ़ाएंगे। जी हां, यानी कि बिहार के आम लोगों के लिए यह राहत बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि बिहार में बिजली के रेट में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने के बाद बिजली की दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि आयोग ने कंपनी की ओर से उठाए गए बिंदुओं का समाधान कर दिया है। खास करके कंपनी के खर्च का हिसाब और फिर आमदनी को दुरुस्त कर दिया गया है। दरअसल इस साल मार्च में विनियामक आयोग ने नई बिजली दर तय कर दिया था, जो 1 अप्रैल से लागू है। जब उस समय आयोग ने बिजली दर में वृद्धि के बदले 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी कर दी थी। इस पर कंपनी ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। कंपनी ने 17 बिंदुओं पर सवाल उठाए थे। कंपनी ने तर्क दिया था कि आयोग ने पैसे का हिसाब सही तरीके से नहीं किया है। खास करके कंपनी की आमदनी, खर्च और फिर बिजली की खरीद मूल्य का जोड़ सही तरीके से नहीं किया है। अगर सही तरीके से मूल्यांकन हो तो फिर बिहार में बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता है। दोस्तों, बिहार में 2027 पदों के लिए 4 नवंबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 2027 पदों के लिए 4 नवंबर तक आवेदन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। यह खबर के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सीटों की संख्या बढ़ा दी है। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को भी 4 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। आप जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा के तहत अब
24 के बजाय 27 विभागों में केवल लेवल 9 और फिर 7 के 2027 पदों पर भर्ती किए जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में लेवल 9 के 748 पद और लेवल 7 के 1289 पद चिन्हित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पास होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। गिरिराज सिंह कल 18 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर कोई बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। यानी कि तेजस्वी यादव ने इशारों में बिना नाम लिए ही गिरिराज सिंह की यात्रा पर बड़ा निशाना साधते हुए ये संदेश दे दिया है कि अगर यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम की बात होगी तब तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी इसको लेकर के पलटवार जरूर करेगी। वहीं पर इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अपनी यात्रा के दौरान अपने पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और फिर आगामी चुनाव में पार्टी कैसे बेहतर परफॉर्मेंस करे इस पर पहल की जाएगी। इसके बाद हम पब्लिक के बीच जाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के कहा कि इसमें से 3 सीट पर तो हम लोगों की ही जीत थी, इस बार 4 सीट जीतेंगे। जिस हिसाब से सरकार नकारात्मक काम कर रही है। दोस्तों, भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे ने राजनीति में एंट्री करने का पूरा मन बना लिया है। यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जाकर के मुलाकात भी की है। या कुछ दिनों पहले उन्होंने भभुआ में अपने कार्यालय का भी उद्घाटन किया था। रितेश पांडे ने कहा कि वे भभुआ विधानसभा सीट से अपने लिए तैयार कर रहे हैं। राजनीति में भले अभी पूरी तरीके से एंट्री नहीं हुई है, लेकिन पत्रकारों के सवालों के जवाब में रितेश पांडे ने सांसद पप्पू यादव पर भी गजब हमला बोला। पत्रकारों ने सवाल किया है कि सांसद पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें देश को लेकर के आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि अनुमति मिले तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 24 घंटे में खत्म कर देंगे। इस पर रितेश पांडे ने पप्पू यादव को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या वो इस देश में नहीं रहते हैं, ये कौन सी बात होती है, थोड़ा सा सोच समझ करके बोलना चाहिए। आपको बता दूं कि पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के बड़ी बात कह दी है। पप्पू यादव ने कहा कि एक अपराधी जेल में बैठ करके चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेताओं को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इसी पोस्ट को लेकर के पत्रकारों ने रितेश पांडे से सवाल किया, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट और कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुका एक युवा बड़े सपने लेकर के अपने घर आता है। सोचता है कि अब कहीं भी जाने से बेहतर है अपने घर में ही एक कंपनी खोली जाए और उसमें लोगों को रोजगार देकर के प्रदेश की गरीबी और फिर पलायन को रोका जाए। इसके लिए वह सेमीकंडक्टर का प्लांट भी लगा देता है, लेकिन सरकारी रवैये से न सिर्फ उसे निराशा हाथ लगती है बल्कि वह इस कदर परेशान हो जाता है कि वह अपनी व्यवस्था को सोशल मीडिया पर जाहिर भी कर देता है। इसके बाद शासन प्रशासन की नींद खुलती है और उसकी समस्या का समाधान होता है। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार के ही मुजफ्फरपुर के रहने वाले चंदन राज, जिनकी चर्चा इन दिनों बिहार के उद्योग जगत में हो रही है। जहाँ आपको बता दूं कि बिहार में कंपनी खोल पछताने वाले चंदन को नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले चंदन राज ने ओडिशा के बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की है। पढ़ाई के बाद उन्होंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, इंटेल, सिलिकॉन सर्विस, SRL जैसी दिग्गज कंपनियों में काम किया। इस दौरान वे मलेशिया, इजराइल, रोमानिया और फिर संघाई जैसे शहरों में रहे। फिर उन्होंने जॉब छोड़ करके दिसंबर 2020 में बिहार के मुजफ्फरपुर में सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। उन्हें उम्मीद थी कि राज्य में प्लांट लगाने के बाद सूबे की परिस्थिति बदलेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सरकारी रवैये की वजह से उन्हें ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि चंदन राज ने पिछले 9 अक्टूबर को MAX पर लिखा है कि जहां उनकी ये सेमीकंडक्टर की कंपनी है उस जगह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, सड़कें नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा भी कई समस्या हैं। चंदन राज की माने तो उन्होंने हाल फिलहाल कई क्लाइंट खो दिए हैं, क्योंकि उन क्लाइंट्स ने इन समस्याओं के चलते उनकी कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने X पर एक पोस्ट किया और लिखा है कि बिहार में कंपनी शुरू करना उनके जीवन का सबसे बुरा फैसला था। हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब उन्होंने इस ट्वीट को क्यों हटाया, इसकी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ट्वीट डिलीट करने के बाद बिहार में उद्यमी की तरफ से सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाने के बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन
प्रशासन की प्रतिक्रिया आई, जिसमें लिखा है कि उनके ऑफिस के रास्ते का निर्माण दशहरे के बाद शुरू कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस पथ के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। दशहरा के तुरंत बाद उस पथ का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस पोस्ट के बाद चंदन ने जिला प्रशासन का धन्यवाद भी किया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस का प्रचार करना चाहते हैं केडीबी लाइव के माध्यम से, तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और अपने बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं केडीबी लाइव के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।